हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास इंडिया जीके। और इंडिया जीके स्पेशली हमारी क्लास वो किस एग्ज़ाम के लिए रहेगी? आने वाले दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस में जितने भी आप लोगों के अब तक के जीके के क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे क्या रहेंगे भाई? पीवाई क्यू रहेंगे। ठीक है, पीवाई क्यू। मैं ये टारगेट लेके चलता हूँ 75 डेज का, कि 75 दिन में 75 मैराथन रहेंगी इंडिया जीके की। कोशिश रहेगी कि जिस दिन संडे होगा उस दिन मैं एक लंबी मैराथन लेके चलूँ जिसमें कम से कम भी 200 के आसपास क्वेश्चनों को मैं सोल्व करवाऊँ, ताकि आप लोगों का जो जीके का मेजर पोर्शन है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में उसके बाद में हमारा यहाँ से जो मेन फोकस रहेगा इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, ये जिसमें से 15 नंबर का मैथ आएगा और 25 नंबर की इंडिया जीके रहेगी और 50 नंबर का पोर्शन ये रहेगा भाई। ठीक है, यानी कि 50 नंबर यहाँ से, 25 और 15 40 नंबर यहाँ से, और कंप्यूटर रहा भाई 10 नंबर का कंप्यूटर। कंप्यूटर की भी मैं जितने भी जी होंगे पी वाई क्यू सारे के सारे एक ही मैराथन निकालूंगा, एक क्लास बीच में एक दिन निकाल के टाइम एक मैराथन, जिसमें जितने भी पी वाई क्यू आए हैं आज तक दिल्ली पुलिस के अंदर वो सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस करूंगा भाई। ठीक है, प्लस में जो आप लोगों का इंडिया जीके का 50 नंबर का ये पोर्शन रहता है इंडिया जीके का, इसमें इंडिया जीके प्लस में स्टैटिक्स प्लस में करंट। करंट की मैं, जैसे कि आप लोगों का पेपर की जो डेट डाली है वो डाली है 22 दिसंबर से जनवरी मिड में, तो मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट नवंबर तक यानी कि लास्ट 1 दिसंबर तक जितने भी जी करंट अफेयर बनेगा आपके पिछले एक साल की, यानी कि 1 दिसंबर 2024 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट आप लोगों की करंट अफेयर मंथ वाइज में इसको सोल्व करूंगा भाई। मंथ वाइज आप लोगों का ये सोल्व होगा, यानी कि एक महीने की करंट अफेयर एक मैराथन में, दूसरे महीने की करंट अफेयर दूसरे मैराथन में, इस तरीके से आप लोगों का ये डिस्कस होता रहेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप लोगों का ये डिस्कशन रहेगा। तो हम यहाँ से जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेंगी। जो भी आप लोगों में से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, जितना हो सकता है आप लोग इसको अपने स्टेटस पे लगाना। आज मैं इस क्लास का टाइम आप लोगों के साथ में डिस्कस करके आप लोग कमेंट में बता देना कि कोशिश रहेगी कि इसकी क्लास में इवनिंग में रखूँ 8 बजे 7 बजे, शाम को 7 बजे इस क्लास का फिक्स टाइम रखेंगे भाई। और सुबह की क्लास जो रहेंगी वो मैथ और रीजनिंग रहेगी, ताकि आप लोगों को फ्रेश माइंड से ये चीज़ें रीजनिंग और मैथ पढ़ने को मिले। और शाम के टाइम पे आप लोगों को इंडिया जीके के 50 क्वेश्चन एक क्लास में रहेंगे। और हमें लगेगा भाई अगर टाइम के अकॉर्डिंग हमें अगर क्वेश्चनों को इंक्रीज करना है तो मैं एक क्लास में 100 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास में डाटा अवेलेबल है। तो चलो भाई हम आज के इस पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप में तोरण या द्वार हैं। कितने तोरण, मतलब कि कितने तोरण या द्वार हैं जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया है। तो भाई सांची के कितने तोरण या द्वार हैं? तो सांची के अंदर 4 हैं तोरण या द्वार। ठीक है भाई, जिन पर क्या है, बुद्ध की जीवन की विविध घटनाओं का चित्रण किया गया है। जो सांची है जो सांची है मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर, एमपी के अंदर रायसीना जिला है, रायसेन जिला है। और इस जिले के अंदर, इस रायसेन जिले के अंदर एक पहाड़ी है, और पहाड़ी के पास का ये गांव है। ठीक है, सांची नगर के पास जो पहाड़ी है उस पर स्थित एक गांव है। कौन भाई? रायसेन। ठीक है, तो वहां पे कितने हैं? 4 तोरण या द्वार है। तो सांची के जो स्तूप हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था भाई? मौर्य शासक अशोक ने। किसने करवाया था? मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। ठीक है भाई, तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में सव्यापक
भारत में सर्वव्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्जेक्ट्स एक्ट लागू किया गया था। जो लास्ट टाइम आपका 2020 में क्वेश्चन हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है 1967 में, 85 में, 87 में या 75 में। बताओ भाई। तो जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। तो चलो भाई हम चलते हैं अपने आंसर पे। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा 1985। क्या होगा, 1985 होगा। ठीक है भाई। तो आप लोगों को अब यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जो ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेस एक्ट जो लागू किया गया था, लागू कब हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है ना। इसको पेश किया गया था कब, 23 अगस्त 1985 को। कब भाई, 23 अगस्त 1985 को क्या किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है, पेश किया गया था। दोनों सदनों में जब ये पास हुआ था उसके बाद उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे भाई, कौन, ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए थे, अपने सिग्नेचर किए थे। कब किए थे भाई इसमें, 16 सितंबर 1985 को। ठीक है भाई। तो आप लोगों को यहाँ से दो क्वेश्चन मिलेंगे कि पेश कब किया गया था, 23 अगस्त 1985 को, और इस पे हस्ताक्षर यानी कि लागू कब से किया गया था, ये 16 सितंबर 1985। अगर डेट वाइज पूछता तो आप लोगों से यहाँ पे 16 सितंबर 1985 आ जाएगा, और सिर्फ अगर आप लोगों से सन पूछता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1985 आ जाएगा। उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे, यानी जैल सिंह। ठीक है भाई, चलो आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म होने पर सबसे अधिक फैलेगा। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कांच, अल्कोहल, जल और वायु। बताओ जल्दी से भाई। यानी कि इसमें सभी को पता है कि जब इन चारों में से कांच, अल्कोहल, जल और वायु, इन चारों में से जब इसको ज़्यादा गर्म किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा कौन फैलती है, वायु फैलती है। कौन फैलती है भाई, वायु फैलती है। ठीक है, क्या होगी, वायु फैलेगी। क्यों, क्योंकि वायु में को जब गर्म किया जाएगा तो उसमें गैस जो होती हैं, गैसों का प्रसारण होता है। वायु के अंदर क्या है, गैसेज हैं, और गैसेज क्या हो जाएंगी, बहुत फैल जाएगी, क्योंकि गैस के जो अणुओं के बीच में ना आकर्षण बल लगभग नागण्य हो जाएगा, मतलब कि जीरो हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, इधर उधर बिखर जाती है। तो ठीक है भाई, तो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, वायु रहेगा। ठीक है ना। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सापेक्ष नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा सापेक्ष नहीं है। तो बताओ भाई क्या होगा यहां से। तो इसमें आपके चार ऑप्शन है, किसी वस्तु की लंबाई, प्रकाश का वेग, समकालीनता और दो परिघटनाओं के बीच समयांतराल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग हो जाएगा। क्या होगा भाई, प्रकाश का वेग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो प्रकाश का वेग है जो वो सापेक्ष नहीं है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को, जो इसका सिद्धांत है वो 1905 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार आप लोगों को पता है E इज इक्वल टू mc²। ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट है। ठीक है ना, जहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे C क्या होगा, प्रकाश की गति हो जाती है, M का मतलब क्या हो जाता है, मास, द्रव्यमान हो जाता है, और E का मतलब क्या होता है, एनर्जी, किसी भी वस्तु की ऊर्जा। ठीक है, तो चलो भाई आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है, सोने का खदान है, यानी कि कोलार में, कालाहांडी में, अमरावती में या धनबाद में। तो आप लोगों को बताना है कहाँ पे है। ठीक है भाई, तो सबसे ज़्यादा खदान जो सोने के वो कहाँ पे है,
कोलार में है। कहाँ पे है? कोलार में है। और ये कोलार कहाँ पे है भाई? ये जो आपका कोलार है ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक राज्य के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य के अंदर है। यानी कि आप लोग यहाँ से ये बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो सोने की खदान है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है सोने का, वो कहाँ पे है? भारत के अंदर एक कालौर स्थान है जो कर्नाटक में है। कहाँ पे है भाई? कर्नाटक में है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्तर में सरोजनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? कौन से भारतीय कांग्रेस सत्र में सरोजनी नायडू जो भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? 1928 कलकत्ता में, 1925 कानपुर में, 1931 कराची में, या 1922 गया में? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आप लोगों का? यहाँ पे आएगा 1925 कानपुर में जो सत्र शुरू हुआ था उसमें ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी और ये 1925 में था। ठीक है भाई, उस टाइम पे आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखना है। और इस अधिवेशन की सबसे खास बात क्या थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसको हिंदी को किसमें? राष्ट्रभाषा के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम डैश द्वारा भारत के गैर विनियमित योजनाएं प्रतिबंध कर दी गई थी। यानी कि किस सन में इनको प्रतिबंधित कर दिया गया था? 2011, 2018, 2019 या 2016 में? तो बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, तो कब किया गया था ये? 2019 में। कब भाई? 2019 में इसके ऊपर प्रतिबंध अधिनियम लागू कर दिया था। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको पूरे मंथ के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो कब आएगा? फेब 2019। ठीक है, क्या हो जाएगा? फेब 2019। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिक्रिया के दर किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? सांद्रता, उत्प्रेरक, तापमान, या फिर दाब पे, यानी कि प्रेशर। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा दाब प्रेशर। क्या हो जाएगा? दाब प्रेशर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं भाई, आगे चलो। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय अवधि कितनी है? रेगुलेशन टाइम मिनट में आप लोगों को बताना है कितना है। तो कितना होगा? 90, 150, 120 या फिर 100, 100? तो कितना आंसर होगा यहाँ से? 120 होगा। कितना होगा भाई? 120 हो जाएगा। आगे है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार था? ठीक है भाई, तो बताना है जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार था? जनरल डायर, किंगस्टन, सैंडर्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका तो सभी को पता है, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। जनरल डायर इसके लिए क्या थे भाई? जिम्मेदार थे। ठीक है, 13 अप्रैल को, यानी कि जो ये घटना हुई थी ये 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? जलियांवाला बाग में। और ये कहाँ पे है? अमृतसर में। कहाँ पे है? अमृतसर में। ठीक है भाई, अब ये 13 अप्रैल 1919 को जब हुई थी तो इसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया था। ठीक है, क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों को मारा गया था। लेकिन इसी का बदला लेने के लिए माइकर और डायर, कौन भाई? माइकर ओ डायर को, जो उधम सिंह है, जो अपने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, कौन? उधम सिंह जी। इन्होंने इसको कब मारा? 13 मार्च 1940 में। ठीक है, कहाँ? कितने? 13 मार्च 1940 को इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दी। चलो भाई आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कि कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है? पेरियार, कावेरी, कृष्णा या फिर सरस्वती? तो कौन सी होगी यहाँ से? कावेरी नदी। कौन सी होगी भाई? कावेरी नदी होगी। ठीक है, कावेरी नदी है जो दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, इसको साउथ की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है ना। इसका जो उद्गम है, जो ये अपनी कावेरी नदी है भाई, ये निकलती कहाँ से है? उद्गम स्थल जो बना बोला जाता है, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट, कहाँ पे भाई? पश्चिमी घाट में स्थित है कौन? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहां से ये निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे बहती है, ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है। कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर, कर्नाटक व तमिलनाडु से होकर ये दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है भाई, और एक श्रृंखला बनाती है पूर्वी घाटों पर, पूर्वी घाटों पर एक श्रृंखला बनाती हुई जाती है। इसके बाद ये पांडुचेरी से होती हुई, पांडुचेरी से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। पांडुचेरी से जाती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। ठीक है भाई, और इसके अलग जितनी भी सहायक नदी हैं, जो इसके अलग सहायक नदी हैं, वो भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लेना भाई। सहायक नदियों से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन आप लोगों का कि ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 1.79 मीटर, 1.76 मीटर, 1.67 मीटर या फिर 1.59 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है भाई, इसमें आएगा 1.67 मीटर। ठीक है, क्या होती है? 1.67 मीटर का जो गैप होता है, इसके अंदर बीच की जो दूरी होती है। तो आप लोगों को एक चीज देखना कि भारत में, इंडिया में 4 गेज हैं। कितने हैं भाई? 4 गेज हैं। ठीक है, 4 गेज कौन कौन से हैं? एक तो ब्रॉड गेज, ठीक है, उसके बाद कौन सा है? मीटर गेज, इसके बाद कौन सा है? नैनो गेज, नैरो गेज। ठीक है, नैनो नहीं है भाई, नैरो गेज। और उसके बाद कौन सा है? स्टैंडर्ड गेज। कौन सा भाई? स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, और इसी स्टैंडर्ड गेज को बोल दिया जाता है एक और नाम से, विस्तृत गेज। क्या नाम दे दिया जाता है भाई? विस्तृत गेज दे दिया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भारतीय रेलवे ट्रैक में जो प्रयुक्त ब्रॉड गेज है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 1676 mm। ठीक है, मिलीमीटर आप लोग बोल सकते हो, या फिर 1.67 मीटर, ऐसे आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो आप लोगों को ध्यान रखना उन चीज़ों का, जो भी आप लोगों को दे रखा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन भी मिलेंगे। आगे भाई आपका यूनेस्को विरासत स्थल, यानी कि यूनेस्को में जो विरासत स्थल है सौर मंदिर, कौन? सौर मंदिर, ये बताना भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? आप लोगों को ये बताना है कहाँ पे है। ठीक है भाई, तो कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, यानी कि सौर जो सौर मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था,
जो इसका निर्माण करवाया था वो 700 से 728 ईस्वी पूर्व, ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी में, जो पल्लव वंश के संस्थापक थे, जो पल्लव वंश के संस्थापक थे, कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन भाई? नरसिंह वर्मन द्वितीय, उन्होंने करवाया था, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए सौर मंदिर किस शैली से बना हुआ है, तो आप लोगों को शैली ध्यान रखना है, शैली नहीं शैली, किस शैली से, यानी कि किस प्रचलन से वो बना हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास में एक शैली का नाम आता है द्रविड़ शैली। क्या नाम आता है भाई? द्रविड़ शैली आता है, ठीक है। और इसको 1984 में, इसी को सौर मंदिर को 1984 में यूनेस्को के अंदर शामिल कर लिया था एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में, ठीक है ना। और दूसरी चीज आप लोगों को एक और ध्यान रखना है कि यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने रोक कट पत्थरों के मंदिरों में से एक है। यानी कि अगर पत्थर के बारे में जिक्र किया जाए तो पत्थर कौन सा भाई? रोक कट पत्थर, ठीक है। तो इसमें लगने वाले जो पत्थर है वो कौन से हैं? रोक कट पत्थर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी क्या है? ठीक है, कंबोडिया की राजधानी क्या है? पोकिंग, नेम पेन है, हेनोई या जकार्ता? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? बी ऑप्शन आ जाएगा, नेम पेन है। क्या है भाई? नेम पेन है। जो कंबोडिया है, जो कंबोडिया है, इसको पहले कंपुचिया नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कंपुचिया के नाम से जाना जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख एक देश है, नेम पेन है। इस राजतंत्रीय देश का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी भी कौन है? नेम पेन है, ठीक है भाई, कंबोडिया के, जो आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, उत्तल लेंस, संयुक्त लेंस, द्विफोक्सीय लेंस या फिर अवतल लेंस? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अवतल लेंस। क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? 9 अक्टूबर 1998, 25 अगस्त 2003, 12 जून 2000 या 18 जुलाई 2008? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 18 जुलाई 2008 को लागू हुआ था, ठीक है भाई। कब हुआ था? 18 जुलाई 2008 को लागू हुआ था। संविधान के 35 अनुच्छेद व 4 अनुसूचियां हैं, ठीक है। भारत के अंदर क्या है भाई? 35 अनुच्छेद व 4 अनुसूचियां हैं। सॉरी, इस संविधान के अंदर, भारत नहीं, भूटान के अंदर, ठीक है। भूटान देश के अंदर क्या है भाई? 35 तो अनुच्छेद हैं और 4 क्या है? अनुसूची, ठीक है। और ब्रिटेन, भूटान में भी ब्रिटेन की तर्ज पर संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया है, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं नहीं भाई, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे है लीलावती प्राचीन भारत का वृत्तांत किससे संबंधित है? ठीक है, रसायन शास्त्र से, औषधि से, गणित से या फिर दर्शन शास्त्र से? ठीक है भाई, लीलावती का संबंध मतलब प्राचीन का वृत्तांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गणित से। किससे संबंधित है भाई? गणित से संबंधित है, ठीक है। लीलावती
भास्कराचार्य द्वारा रचित गणित से संबंधित वृत्तय वृत्तांत है, यानी कि भास्कराचार्य जी की कोई एक वृत्तय वृत्तांत है, यानी कि एक लिखित पुस्तक है। लीलावती में बड़े ही सरल और काव्यात्मक तरीके से गणित व खगोल शास्त्रों के सूत्रों को समझाया गया है। बादशाह अकबर के दरबार में विद्वान फैजी ने सन 1587 में लीलावती का फारसी अनुवाद भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है भाई, मतलब इसमें दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1587 के अंदर लीलावती का फारसी अनुवाद हुआ, फारसी भाषा में इसको ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट किसने किया है आप लोगों को ध्यान रखना है। बादशाह अकबर का एक दरबार में था विद्वान, जिसका नाम क्या था, फैजी। क्या नाम था भाई, फैजी था। ठीक है, और इसी लीलावती का जो लीलावती पुस्तक है, इसी का अनुवाद किया गया था इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया। किसने ट्रांसलेट किया था भाई, हेनरी थॉम्स। ठीक है, कोलब्रुक ने। ठीक है, किसने किया था, हेनरी थॉम्स कोलब्रुक ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया था। चलो भाई आगे। किसे भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है, चंद्रशेखर राणा, हेनरी वोल्टर, यूजो मोरिथा, या फिर थॉमस जेफरसन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, हेनरी वोल्टर। क्या आ जाएगा, हेनरी वोल्टर। ठीक है, यानी कि हेनरी वोल्टर को भारतीय गणितज्ञ के भारतीय जनगणना के पिता के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, भारत की जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी वो कब हुई थी, 1951 में हुई थी। आगे भाई आपका क्वेश्चन, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, दांते अलीघिरी, विक्टर ह्यूगो, जॉन किट्स, या फिर बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है भाई, तो आप लोगों को यहाँ से बताना है द डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। कौन है भाई, दाते अली घिरी। कौन है, दाते अली घिरी है। और ये किस चीज़ पे आधार है, पुनर्जन्म के माध्यम से एक काल्पनिक यात्रा के विषय में इसमें बताया गया है इस पुस्तक के अंदर। ठीक है, चलो भाई आपका अगला क्वेश्चन आगे है कि हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी बनती है। ठीक है, ये आप लोगों को इसके बारे में बताना, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। इन चारों में से बताना कौन सा ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, जलोढ़ मिट्टी होगा। क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा। जो जलोढ़ है मुख्यतः इन तीनों के क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। 3200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण किससे होता है, जो हिमालय से, ऊपर से हिमालय से जो नीचे मलबा आता है, मतलब मिट्टी वगैरह जो आती है उससे होता है। ठीक है भाई, मलबे से। और ये मलबा कहाँ से आता है, हिमालय से। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, अगर आपसे पूछा जाए इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो रंग कैसा होता है भाई इसका, हल्का भूरा रंग होता है। क्या होता है, हल्का भूरा रंग होता है।
इसमें सबसे अधिक जो मात्रा पाई जाती है, इस मिट्टी में सबसे अधिक जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी मात्रा पाई जाती है? पोटास की, यानी कि पोटासियम जिसको हम बोल देते हैं, पोटास की मात्रा पाई जाती है। और ये भी क्या है, ये मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी, ये भी दो प्रकार की है। जलोढ़ मिट्टी जो, ये भी दो प्रकार की है। दो प्रकार की कौन कौन सी है भाई? एक तो खादर और एक कौन सी है? बांगर। एक खादर और एक बांगर, ये हमारी इसके अंदर दो प्रकार की मिट्टियां हैं। बांगर बोल देते इसको या फिर भांगर बोल देते हैं। ठीक है, राइटिंग में आप लोगों को किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। चलो भाई आगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विधेयक 2014 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित किया? तो आपको बताना भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1972, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1974, या फिर 1973। आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? आंसर आएगा इसका बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1975। कब हुई थी? 26 सितंबर 1975 को हुई थी। ठीक है, और अगर आप लोगों से यहाँ पे बोला जाता है इस अधिनियम के बारे में, ठीक है, 26 सितंबर 19 को स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना आप लोगों को बोला जाता है 1976 में हुई थी, लेकिन 1975 में ही कर दी गई थी। लेकिन अधिनियम कौन सा था? 1976 के अकॉर्डिंग था। ठीक है ना। यानी कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें में ध्यान रखनी है, एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार परिसर में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहा स्तंभ की स्थापना किसने की थी? रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? बी आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। यानी कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास लोहा स्तंभ की स्थापना राजा चंद्र द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। इस स्तंभ की जो आप लोगों को ये चीजें पूछना है, संरचना जो जो संरचना है। ठीक है भाई, इसका जो व्यास है वो है 16 इंच। ठीक है, क्या है? 16 इंच। और जिसकी हाइट है, ऊंचाई है, और जिसकी ऊंचाई है वो कितना है? 23 फीट और 8 इंच। 23 फुट और 8 इंच है। ठीक है, ये संरचना है, बनवाया किसने था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलो आगे क्वेश्चन है भाई, अम्ल तथा अक्षार के बीच प्रतिक्रिया को डैश कहा जाता है? ठीक है भाई, आप लोगों को बताना है अम्ल व अक्षारक के बीच प्रतिक्रिया को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? किण्वन, पाइसीकरण, विसहरण या उदासीनीकरण? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा यहाँ से, उदासीनीकरण। क्या आ जाएगा भाई? उदासीनीकरण आ जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना कि अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, और उन अभिक्रियाओं को रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हो, HCl प्लस में NaHOH से मिलकर जो बनता है वो बनता है NaCl प्लस में H2। यानी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि HCl प्लस NaOH को मिलाया जाए तो वहाँ से एक रिजल्ट बनता है क्या? NaCl प्लस H2O।
चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका आगे क्वेश्चन है कि 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? वारेन हेस्टिंग, जेम्स रेनेल, जेम्स मिल या रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जेम्स रेनेल। क्या आ जाएगा भाई? जेम्स रेनेल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने 1750 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास प्रशासन, राजस्व निर्धारण और व्यापार की दृष्टि से जहां तहां सर्वेक्षण प्रारंभ किए। कब भाई? 1950 में। ठीक है, 1750 है भैया, 1950 नहीं है, गलती से लिखा गया 1750, 1767 के अंदर। ठीक है, 1767 के अंदर मेजर रेनेल बंगाल। ठीक है, कौन थे? मेजर रेनेल बंगाल। ठीक है, उन्होंने बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षण नियुक्त किए गए। कौन? मेजर रेनेल बंगाल। ठीक है, बंगाल के क्या थे भाई? ये प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त थे। और उसके बाद 1782, उसके बाद क्या था भाई? 1782 में क्या बना? हिंदुस्तान का मानचित्र। क्या बना भाई? 1782 में हिंदुस्तान का मानचित्र उत्कीर्ण किया गया। किसने? रेनेल के आधार पर, रेनेल का। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों का। कि उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, चीन और तथा नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? पाकिस्तान व अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान व अफगानिस्तान, यानी कि ये वाला एरिया जो है ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? पश्चिम। ये पूर्व और ये दक्षिण, यानी कि अगर भारत को कुछ ऐसा बनाया जाए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो आप लोगों को ध्यान रखना इस साइड का जो एरिया ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया। ठीक है, तो बस आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ से इन चीज़ों के बारे में भाई। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो मैप बनता है, यहाँ वाली जो सीमा लगती है उत्तर पश्चिम में वो पाकिस्तान प्लस में अफगानिस्तान है। ठीक है, तो आप लोगों को सारी साइड का पता होना चाहिए। भारत के उत्तर में यहाँ पे कौन है? तिब्बत। भारत के उत्तर में कौन है? तिब्बत। तिब्बत के साथ में और कौन सा देश है भाई? नेपाल। उसके साथ में और कौन सा देश है? भूटान। ये वाले देश इसके इस हिस्से में आते हैं। ठीक है, पूर्व में कौन कौन है भाई? यहाँ पे इस हिस्से में कौन कौन है? बांग्लादेश और म्यांमार। कौन है? बांग्लादेश और म्यांमार है। यहाँ पे पश्चिम और दक्षिण में, पश्चिम और दक्षिण में मालदीव। और अगर आप लोगों से पूछा जाए दक्षिण और पूर्व में, इस एरिया में, दक्षिण और पूर्व एरिया में यहाँ पे कौन कौन से देश है जो इसके साथ में क्या करते हैं भाई? थल सीमा बनाते हैं। क्या करते हैं? थल सीमा बनाते हैं। श्रीलंका। ठीक है, दक्षिण में तो कौन है? श्रीलंका। ठीक है, और दक्षिण पूर्व में कौन कौन है? थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, कौन कौन है? थाईलैंड और इंडोनेशिया।
ठीक है भाई, ये आप लोगों के यहाँ पे इसके चारों तरफ लगने वाले जो थल सीमा देश हैं वो हैं। ठीक है भाई, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, जो अगर यहाँ तक इस तक लास्ट क्लास देखते हुए आया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जितना उसके शेयर करो और लाइक करो। ठीक है भाई, और अब हम यहाँ पे अपना एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं जो हमारा टेलीग्राम पे रहेगा। इसका लिंक मैं वीडियो के इसमें कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा भाई। तो हम यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी रखेंगे जिसमें जो क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया है, बताया है, उसी चीज़ की जो पीडीएफ होगी आप लोगों की, उससे अगले दिन सेम वो उस ग्रुप के अंदर आ जाएगी, जिससे आप लोग क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, तो अभी थोड़ा सा एक बार हेल्थ इशू चला हुआ है तो उसके साथ में आप लोगों को साथ के साथ ये क्लासें आपकी कंटिन्यू रहेंगी और आपकी क्लास जल्दी ही मैथ और रीजनिंग की भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।